स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों आज की क्लास नंबर 9 है और हम आज करने वाले हैं एसएससी जेईई के पीवाईक्यू सीरीज़ तो कर ही रहे हैं। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें तो आज हमारा टॉपिक होगा इफेक्टिव स्ट्रेस से और परमेबिलिटी से। अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। परमेबिलिटी से अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, पर एग्जाम के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं कभी कभी। पर अभी हाल में 1-2 साल से क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया, पर जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो चैनल को, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना हम लोग क्लास करते हैं एसएससी जेईई के पीवाईक्यू। अभी आने वाले समय में हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, रीजनिंग के लिए भी, जीएस का भी लेकर आएंगे, पर आप लोग जब तक सपोर्ट अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि बात करें थोड़ा पहले स्ट्रेस के बारे में, आपने सुना होगा कि मान लो कोई आपका सॉइल होता है तो सॉइल के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें कोई छोटा पार्टिकल कोई बड़ा पार्टिकल होता है। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो आपके खाली स्थान होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इनको हम लोग कहते हैं वाइड्स। इन खाली स्थान में आपका क्या होता है, इस खाली स्थान में आपका क्या होता है, या तो वाटर होगा या तो फिर आपका क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, जैसे ही ऊपर से लोड आता है, मान लो ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को टोटल का टोटल सॉइल सैंपल क्या करता है, वो वाटर भी मिल करके, अगर इसके अंदर जो है सॉइल पार्टिकल होगा वो मिल करके क्या करता है, इस लोड को वियर करता है। इसको हम लोग कहते हैं टोटल स्ट्रेस। ये तो आपका होगा टोटल स्ट्रेस। पर जो इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि PWP बन गया, मतलब कि पोर वाटर प्रेशर बन गया तो वो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है कि जो पानी, जो खाली स्थान में क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, जो इसमें वाटर मौजूद होता है, वो वाटर जो लटकने वाले लोड को वियर करता है। ठीक है, तो जब वो लोड को वियर करता है तो उसको हम लोग कहते हैं आपका पोर वाटर प्रेशर बनता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पे 2 चीज़ पढ़ते हो कि आपका टोटल स्ट्रेस बराबर क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस के पोर वाटर प्रेशर होता है। ठीक है, ये जब लगने वाला लोड धीरे धीरे जब पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो जाता है, कभी कभी होता है क्या है कि जैसे अपने कंसोलिडेशन सॉरी, आपने पढ़ा होगा कंसोलिडेशन के चैप्टर में, वहाँ पे क्या होता है कि पोर वाटर प्रेशर जो बनता है वो आपका डिसिपेट हो जाता है, मतलब कि जो वाटर मौजूद होता है इसीलिए उसका कंसोलिडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे मान लो जो वाटर, जो मतलब आपका जो पानी है, जो आपका पोर वाटर प्रेशर जनरेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो आपका जो है इसके वाइड के बीच में जो फिलिंग वाटर होता है वो आपका वैन करता है। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो वाटर होता है। आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस के PWP। इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, उसके लिए हमको टोटल स्ट्रेस चाहिए और उसके लिए हमको PWP चाहिए। उसी के बिहाफ पर हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल इसी के बेस पे है, यहाँ पे क्वेश्चन 2004 में ये आपका आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन ए पॉन्ड। मतलब आपका कोई पॉन्ड है, यहाँ तक आपका पानी भरा है, ये आपका ग्राउंड लेवल नीचे, तो 5 मीटर के नीचे यहाँ पे, मतलब 5 मीटर डेप्थ के नीचे यहाँ पे आपको टोटल स्ट्रेस निकालना है और आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। यहाँ पे आपका क्या है, वाटर मौजूद है। ठीक है, और वैल्यू जो रखी है आपकी किलोग्राम पर सेंटीमीटर में है। तो आपको पता है जो यूनिट वाटर का यूनिट वेट होता है, आपको हम उसमें ग्राम पर में बात करेंगे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। पर यहाँ पे आंसर जो आपका आया है वो किस में है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर में है। तो इसको पहले हम लोग चेंज करेंगे इसमें किलोग्राम पर सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर कह लीजिए। तो यहाँ पे मीटर क्यूब है तो 10⁻6 हो जाएगा। तो 10⁻3 ऊपर वाला ये और 10⁻6 नीचे से रहेगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये से कट जाएगा, ऊपर बचेगा, मतलब जो रो डब्ल्यू का मान अगर हम बात करें जो होगा आपका, तो वो 10⁻³ किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपकी ये वैल्यू रहने वाली है। ठीक, आपको रो डब्ल्यू का मान मिल गया। तो आपको निकालना क्या यहाँ पे है, आपको यहाँ पे जो निकालना है वो आपको निकालना है सबसे पहले टोटल स्ट्रेस। जो टोटल स्ट्रेस, भाई यहाँ पे कोई सॉइल मौजूद तो है नहीं, टोटल स्ट्रेस जो आपका होगा वो आपका इसी की वजह से ही होगा, मतलब कि रो डब्ल्यू इंटू टोटल डेप्थ H, ये आपको टोटल स्ट्रेस हो जाएगा। इसको हम लोग सिग्मा से नोट कर देंगे। सिग्मा ये कितना 10⁻³ है, और एच कितना आपका है, 5 मीटर है, मतलब इसको चलो सेंटीमीटर में हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, टोटल स्ट्रेस आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर की, तो आप यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर भी इस तरह निकाल सकते हो कि आपका जो पोर वाटर प्रेशर यू होगा वो भी आपका रो डब्ल्यू इंटू एच के बराबर होगा। जहाँ पे रो डब्ल्यू आपका कितना है, आपका
वो 10⁻³ हो जाएगा। हाइट आपकी 5 मीटर ही है, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। मतलब कि आपका जो पोर वाटर प्रेशर है और आपका जो टोटल स्ट्रेस है दोनों 0.5 आ गया। हमको निकालना है मान लो इफेक्टिव स्ट्रेस, निकालना ही है, मानना क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार इक्वल हो जाएगा टोटल स्ट्रेस माइनस के पोर वाटर प्रेशर। तो 0.5 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इफेक्टिव स्ट्रेस आपका 0 आ जाएगा और टोटल स्ट्रेस और आपका पोर वाटर प्रेशर दोनों बराबर ही है, तो 0.5 हो जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया वो है आपका कि टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस आपका कितना है 0.5 है और आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो कितना आपका है, वो आपका 0 है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 0.5 एंड आपका 0। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि हाँ भाई क्या पूछ लिया गया है। टोटल स्ट्रेस निकालना था और आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना था, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए घटा देना था, आराम से बन जाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कुछ काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस साल में, मतलब कि बहुत पहले, पर वो क्वेश्चन इतने टफ लेवल के हैं, मतलब इतना न्यूमेरिकल उसमें पूरा भरा हुआ था। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल था कि मैंने उसको क्वेश्चन को नहीं लेकर आया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल था, तो उन न्यूमेरिकल को हम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। काफ़ी मतलब पंपिंग आउट टेस्ट का दे दिया निकालने का, उसमें लॉग हो गए हैं, तो कहाँ उसको कर पाएंगे हम लोग। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं कि ज़्यादा आपको बस जैसे मान लो आपको कभी बुक वगैरह देखो तो आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन भाई ने नहीं कराया, तो उन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो अपने आप से क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी जो सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं उनको मैं कराने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा टफ, ज़्यादा मतलब कि लेवल हाई ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल, अगर वाटर टेबल आपका राइज करता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी आपने देखा था कि इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस के PWP, मतलब कि पोर वाटर प्रेशर। अगर आपका वाटर टेबल राइज करेगा, अगर वाटर टेबल आपका राइज करेगा मतलब क्या होगा, PWP आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अगर PWP आपका बढ़ेगा मतलब कि जब से वाटर टेबल आप ग्राउंड सरफेस के नीचे अगर राइज करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है भाई, अगर वाटर टेबल आपका राइज करता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी जो होती है सॉइल की वो आपकी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका परमेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका परमेबिलिटी का है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका, बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड द डिस्चार्ज वेलोसिटी, आपने इसको पढ़ा भी होगा। एक सीपेज वेलोसिटी और उनके बीच में संबंध भी होता है, सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी, ये एक आपका रिलेशन भी होता है। और सीपेज वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, डिस्चार्ज वेलोसिटी से अभी ज़्यादा ही होती है। ठीक है, यहाँ पे एन का मान क्या होता है, हमेशा लेस देन आपका 1 होता है। तो हम यहाँ पे बात किया है कि बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड द डिस्चार्ज वेलोसिटी, इन दोनों में ज़्यादा कौन सी होती है। तो ये सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा हायर होती है, तो फार्मर इज हायर, मतलब कि आपकी जो सीपेज वेलोसिटी होती है वो आपकी ज़्यादा हाई होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, डिस्चार्ज वेलोसिटी कम होती है और सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है, एन ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपॉजिट फॉर ए लार्ज एरिया में बी डिटरमाइंड बाई, अगर हमको लार्ज एरिया के लिए कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना है तो कौन सा इसमें यूज करेंगे। ऑप्शन आपके पास कांस्टेंट हेड मेथड, दूसरा आपका है वेरिएबल हेड मेथड, तीसरा आपका है पंपिंग आउट और चौथा आपका पंपिंग इन। तो ध्यान रखना, अगर बहुत ही लार्ज एरिया के लिए हमको किसी भी पर्टिकुलर सॉइल का अगर हमको निकालना हो कि यहाँ की परमेबिलिटी वगैरह क्या है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पंपिंग आउट टेस्ट करना पड़ता है, पंपिंग इन नहीं, पंपिंग आउट करना पड़ता है। क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल ये सब आपके लेबोरेटरी मेथड होते हैं। एक बड़े फील्ड के लिए अगर हमको कहीं पे करना हो लार्ज एरिया के लिए तो उसके लिए हमको पंपिंग आउट किया जाता है। मतलब जितने भी आपके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आपका ये आपका किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार एक्यूफर मान लो होते हैं, एक होता है आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर, आपने पढ़ा होगा कन्फाइंड एक्यूफर, तो उसके लिए फार्मूला अलग होता है, परमेबिलिटी निकाल उसके लिए फार्मूला आपका अलग होता है। ठीक है, तो वो दो चीज़ें अलग बात है आपकी। बाकी जो आपका कांस्टेंट हेड मेथड और परमेबिलिटी मेथड होता है, कांस्टेंट आपका जो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, वेरिएबल आपका फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। पर ये दोनों आपको लैब में यूज किए जाते हैं। कहाँ पे भैया यूज़ करते हैं इनको, लैब में यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके लेबोरेटरी टेस्ट के अंतर्गत आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज अप्रॉक्सीमेटली, जो आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है किसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, K=C D10 का स्क्वायर ओमेगा W डिवाइड बाई म्यू इंटू A³ डिवाइड में प्लस के E।
तो यहाँ पे जो D10 का स्क्वायर होता है मतलब K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव साइज पार्टिकल का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो परमेबिलिटी होती है किसकी होती है, ग्रेबल की। आपका जो ग्रेबल होता है उसकी परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आपका सैंड आता है, उसके बाद आपका सिल्ट आता है, और सबसे कम आपकी किसकी होती है, क्ले की आपकी होती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। और आपका जो एलन हैजन फार्मूला होता है ये आपका K इक्वल टू जो CD10 का स्क्वायर है, ये आपका कौन सा फार्मूला है, ये आपका एलन हैजन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, एलन हैजन इक्वेशन आपकी है। और आपका जो ये वाला फार्मूला है K इक्वल टू आपका जो ओमेगा ये W डिवाइड बाई म्यू, जो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हो आपको 1+E/D10 का स्क्वायर, ये जो आपका होता है ये आपका किसका है, ये आपका कोजनी कर्मन इक्वेशन करके जो होता है वो आपका ये कहलाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी, मतलब कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो कि आपकी इफेक्ट होती हैं। तो आपने अभी पढ़ा था परमेबिलिटी के फार्मूले में K इक्वल टू जो ओमेगा W आपका म्यू इंटू आपका E³ प्लस K1+E इंटू D10 का स्क्वायर, ये आपने जो पढ़ा था। इसमें आपका ओमेगा W है और आपका म्यू है, मतलब विस्कोसिटी आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये दोनों के दो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों ही आपकी परमेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर आपका टेम्परेचर मान लो बढ़ता है, विस्कोसिटी कम होती है, जब विस्कोसिटी कम होगी तो आपका इसके भी ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट, मतलब यूनिट वेट भी और आपका विस्कोसिटी दोनों ही आपके परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्विक सैंड। तो देखो क्विक सैंड बहुत जगह पूछा जाता है कि क्विक सैंड क्या एक प्रकार की टाइप ऑफ सैंड है कि यह फ्लो कंडीशन होती है, कोहेसिव सॉइल के अंदर की फ्लो कंडीशन होती है आपकी ये कोहेजनलेस सॉइल के अंदर। तो क्विक सैंड नॉट ए टाइप ऑफ सैंड, ये प्रकार की किस प्रकार की ये सैंड नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रकार हाइड्रोलिक कंडीशन होती है और आपके जो ये जो एग्जिट करती है कि आपकी कोहेजनलेस सॉइल के अंदर होती है, जहाँ पे आपका जो वर्टिकल इफेक्टिव प्रेशर होता है वो आपका रिड्यूस टू 0 हो जाता है। मतलब जो क्विक सैंड कंडीशन होती है वो आपकी एक प्रकार की हाइड्रोलिक कंडीशन होती है जो कि कोहेजनलेस सॉइल के अंदर ही आती है, ना कि आपकी कोहेजन में, कोहेजनलेस के अंदर आती है। ठीक है, कोहेजनलेस सॉइल मास के अंदर, और जहाँ पे आपका वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस टू आपका होता है 0 हो जाता है। ठीक है भाई, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और क्विक सैंड कंडीशन जो आपकी होती है वो आपके फाइन सैंड में होती है, कोर सिल्ट वगैरह में नहीं होती, ना तो क्ले में होती है, ना आपके ग्रेवल में, ना आपके कोर सैंड में होती है, आपके फाइन सैंड के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस आपका क्या होता है, थ्रू आउट द सॉइल बिकम्स आपका 0 होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको इस क्विक सैंड कंडीशन को अवॉइड करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के जो मान होगा वो लेस देन आई क्रिटिकल रखना पड़ेगा, मतलब कि आई क्रिटिकल से कम ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आई क्रिटिकल से आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम ही हो। आपको पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका जो होता है वो आपका आई क्रिटिकल डिवाइड बाई आई होता है, तो आई का मान हमेशा आई क्रिटिकल से जब कम होगा। तो यहाँ पे होगा फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजनलेस सॉइल के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विथ राउंडेड ग्रेन हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज 0.05 सेंटीमीटर, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अभी आपने पढ़ाई था कि अकॉर्डिंग टू एलन हैजन इक्वेशन, जहाँ पे K इक्वल टू आपका होता है CD10 का स्क्वायर, जहाँ पे C आपका क्या कांस्टेंट होता है जो कि ऑर्डर ऑफ 100 के फॉर्म में होते 100 हो जाता है, D10 0.05 पर 0.05 का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 25, मतलब 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत, K बराबर C इंटू D इंटू D10 का स्क्वायर, मतलब D10 क्या आपका इफेक्टिव साइज है। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ आपने रख दिया अकॉर्डिंग टू एलन हैजन इक्वेशन से आपने ये लगा दिया। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपने फॉलिंग हेड टेस्ट पढ़ा होगा उस फॉलिंग हेड टेस्ट का पूरा यहाँ पे यूज है। फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज कैरीड आउट ऑन ए सॉइल स्पेसिमेन हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपने परमेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा K इक्वल टू 2.303 स्मॉल a l अपॉन कैपिटल A इंटू टी log 10 H1 डिवाइड बाई H2। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल a क्या है, एक जो आपकी पाइप होती है, जो इसमें पाइप स्टैंड पाइप होती है, उस स्टैंड पाइप का एरिया होता है। लेंथ क्या है, सैंपल की लेंथ होती है। एक क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा सैंपल का, और टी क्या है, कितना समय लगा वो होता है, और हाइट कितने से कितने तक आ गई। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो ए दे रखा है वो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, मतलब कैपिटल ए का मान, कैपिटल ए
जो आपका यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू हो कितनी रखी है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 60। एंड हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, द वाटर लेवल इन द स्टैंड पाइप डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर आप, मतलब कि 0.5 सेंटीमीटर का स्टैंड पाइप का ड्राया है जो कि 100 सेंटीमीटर से ला करके 40 सेंटीमीटर कर देता है हाफ एन आवर, मतलब कि आधे घंटे के अंदर आपका जो हाइट H1 है, आपका हाइट H1 है 100 से ला कितना ज़्यादा 40 होता है। H1 कितना आपकी 100 है और H2 कितना है 40 है। लेंथ ऑफ सैंपल कितना आपका है 15 सेंटीमीटर है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया आपको निकालना पड़ेगा। एज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4 मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके लगभग आएगा। ये सारी वैल्यू को आप इसमें रख दोगे, रखने के बाद आप करोगे तो आएगा 2.49 इंटू 10⁻⁵, ये आपका हो जाएगा परमेबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है के इक्वल टू 2.303 L/80। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बताइए, तो अब आप समझ सकते हो कि किस लेवल के पेपर अब आजकल बन रहे हैं। भाई देखो एक बात ध्यान रखना, एसएससी को मैंने लगभग 5-6 साल 5 बार लगभग दिया है, लगभग क्या दिया ही 5 बार है। इस बार मेरा 6वां अटेम्प्ट रहेगा। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर साल एक शिफ्ट ऐसी आती है जो बहुत ही टफ सिचुएशन में पड़ जाती है, बहुत ही कठिन पड़ जाती है, जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा दे देगा, उठा के उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यही प्रे करिए कि हमारी वो शिफ्ट ना पड़े, मतलब भाई जिसकी पड़े। और हाँ, मैं उसके लिए भी बताऊँगा, अगर जिसकी वो शिफ्ट पड़ती है तो उस शिफ्ट में क्या करना चाहिए, अभी आने से आपको बता दूंगा कि किस उस शिफ्ट में आपको करना क्या होगा, किस तरीके से उसको टैकल करना होगा। क्या उसमें भी लोगों के नंबर आते हैं? भाई आते हैं लोगों के नंबर, बस उसमें अगर आपको लग जाए कि यार हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बस समझ लीजिए आपकी शिफ्ट ही वो वाली हार्ड है और उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलना होगा। उसके बारे में आपकी बात करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने पता कर लिया। आगे सेम प्रोसीजर पे क्वेश्चन है के इक्वल टू 2.303 स्मॉल AL/80 इंटू लॉग H1/H2। सेम क्वेश्चन वही है, आप इसको लगा लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.11 वाला है ना क्वेश्चन, हाँ लगभग आएगा 4.86 इंटू 10⁻⁵ करके आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कुछ मान लो एग्जाम में आ जाए तो आप कर थोड़ी पाओगे। आप लॉग की वैल्यू है यहाँ पे, अगर लॉग वॉग दे रखा मान लो, आप यहाँ पे मान लो इधर उधर कर लोगे, मान लो आप हूबहू आ गया, आप प्रैक्टिस की कर लोगे, पर अगर मान लो नई वैल्यू आ गई तो आप वहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही बनता है। ठीक है, ज़्यादा आपको पसंद। अब देखो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये पूरा न्यूमेरिकल है इसमें। अब ये कन्फाइंड एक्यूफर का अनकन्फाइंड एक्यूफर का पूरा न्यूमेरिकल लगेगा, जो कि मेंस में आता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ जाएंगे तो आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि हाँ क्वेश्चन आपके आते हैं, पर एग्जाम हाल में आपको इन क्वेश्चनों को छोड़ना ही होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यहाँ पे क्या निकालना है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इक्वल टू क्या होता है, H/L होता है, जहाँ पे आपका ड्यूरिंग द फ्लो ओवर लेंथ 30 मीटर है। आपका हेड लॉस आपका 5 है, 5 का नंबर 5 5 6 6 से काटो कितनी बार जाएगा, 0.6 ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा राइट आंसर। कोई क्वेश्चन में दम नहीं था। आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होती है, तो परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। ठीक है भाई, याद रखना। ग्रेवल की जो वैसे परमेबिलिटी होती है वो आपकी ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, इस बात को ध्यान रखना। सैंड की जो होती है 1 से लेकर के 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। सिल्ट की जो आपकी होती है परमेबिलिटी वो 10⁻³ से लेकर के 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड बीच में होती है। आपकी जो क्ले होती है उसकी परमेबिलिटी आपकी जो होती है क्ले की, आपकी जो क्ले की परमेबिलिटी होती है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है कि लेस देन 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इम्परवियस होता है लगभग क्ले। आगे बढ़ते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए मेथड यूज इन ए फील्ड टू डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। अगर आपको फील्ड के अंदर परमेबिलिटी निकालनी है तो कौन सा यूज़ करोगे, पंपिंग आउट ऑफ बेल मेथड यूज़ करोगे। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ये भैया ओडोमीटर तो आपको कंसोलिडेशन में यूज किया जाता है। कांस्टेंट हेड फॉलिंग हेड ये आपका क्या होता है, लैब में यूज किया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि परमेबिलिटी ऑफ सॉइल को नहीं अफेक्ट करती है। प्रॉपर्टी ऑफ पोर फ्लूइड करता है, ग्रेन साइज करता है, वाइड रेशियो करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसको जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दो, कुछ नहीं करना है, परमेबिलिटी के क्रम में रखना है, किसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे क्ले है, क्ले को सी से दिखाया गया है बस, और आपका मतलब सैंड है, सैंड को आपको जो है फाइन सैंड को एफ से दिखाया गया है।
कोर्स ग्रेबल को जी से दिखाया गया है, सिल्टी क्ले को एस से दिखाया गया। उसी क्रम में रखना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ जो भी लोग एक तो लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, बाकी जो लोग इसको कर रहे हैं क्लास वो तो समझ गए होंगे इसमें करना क्या है, और जो लोग कमेंट करके बता देंगे तो काफ़ी उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने लगभग 17 क्वेश्चन को किया। ठीक है, और ये आपके एसएससी जेई 2004 से लेकर के 2022 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन आपके आया हुआ, 17 क्वेश्चन ही आपका इफेक्टिव स्टेप प्रोबेबिलिटी का आया हुआ है। ठीक है, तो हमने एसएससी के प्रीवियस पेपर को देख लिया है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम जो अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अब हम जो अपनी आगे प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं लेवल को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, ना तो ज़्यादा टफ ना ज़्यादा हाई, इन लेवल को देखते हुए थोड़ा इनसे थोड़ा टफ करेंगे, ये थोड़ा अप ही करेंगे, पर इस लेवल को देखते हुए ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रोबेबिलिटी के लगाएंगे। ठीक है भाई, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी जो यहाँ पे आगे रहने वाली वो हमारी रहेगी, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी सीपेज थ्रो सॉइल से रहेगी, सीपेज थ्रो सॉइल रहेगी। और हम लोग करेंगे आगे जो है कंसोलिडेशन का चैप्टर होगा, हाँ, और प्लस कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, सीपेज थ्रो सॉइल करेंगे और कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन का चैप्टर होगा, हम लोग उसको कल करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार उसको रिवाइज करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। और हाँ, ऐसा ही नहीं, हम लोग एसएससी जेई पीवाई को करेंगे। नेक्स्ट वीक से हम लोग ट्राई करेंगे कि एसएससी जेई के लिए और भी कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए, रीजनिंग की और जीके जीएस भी की जाए। अगर आप सब चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सर सपोर्ट करिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।